अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर हब नूअर्स। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में सबसे पहले जो हम पढ़ने लगे हैं वो है हमारे पास सीएसएस कॉम्बिनेटर। ठीक है, कॉम्बिनेटर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टर। ठीक है, कॉम्बिनेटर क्या होता है कि जो हमारे सिलेक्टर्स होते हैं डिफरेंट नंबर्स के, हम लोग सीएसएस में जब भी हम डिफरेंट किसी स्टाइलिंग करते हो तो पहले हम सिलेक्टर को सिलेक्ट करते होते हैं। तो डिफरेंट सिलेक्टर के अंदर जो आपस में जिनका रिलेशनशिप होता है वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेटर्स कहलाते होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट तरह के हमारे पास सीएसएस में 4 तरह के जो हमारे पास CSS3 में हमारे पास कॉम्बिनेटर्स हैं। पहला क्या, डिस्टेंस सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेक्टेंट सिबलिंग सिलेक्टर और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, ये 4 हैं। आपने इन चारों को अच्छे तरीके से इनका नाम भी याद कर लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पहला क्या है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है, मैचेस ऑल द एलिमेंट आर डिसेंडेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, कि वो क्या होगा कि जितने भी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मैच कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते होते हैं, डिसेंडेंट सिलेक्टर होता है। ठीक है, सिंपल कि आप जैसे ये यहाँ पे कहा गया है कि इस एग्जांपल जो आपको यहाँ पे इसकी दी हुई है कि एक सिंपल डिव टैग है और डिव टैग का जो पैराग्राफ उसको सिलेक्ट किया और उसको क्या कहती है, उसका कलर को येलो कर दिया। ये क्या करे, इस डिव के अंदर जाके उसका जो चाइल्ड था उस पैराग्राफ उसको जाके उसने क्या कर दिया, कलर कर दिया। इसी तरह चाइल्ड सिलेक्टर क्या कर रहा होता है, द चाइल्ड सिलेक्टर सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट दैट आर द इमीडिएट चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, कि जिस एलिमेंट को हमने स्पेसिफाई किया है उसके जो इमीडिएट चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाते होते हैं, उसके चाइल्ड सिलेक्टर। ये इस तरह की सिलेक्शन चाइल्ड सिलेक्शन कहलाती है। चाइल्ड सिलेक्शन में अगर आप जब सिलेक्ट करते हो तो यानी कि उसका जो इमीडिएट आपका जो चिल्ड्रन होता है, आप जब उसको सिलेक्ट कर रहे हो तो उसका जो सिंटैक्स ये है कि आप यहाँ पे ये जो एरो का साइन आपको नजर आ रहा है, ये साइन जो है वो आप यूज करते होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडजेक्टेंट सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, एडजेक्टेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है कि ये सिलेक्टर सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट दैट आर एडजेक्टेंट सिबलिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जो एडजेक्टेंट उसके जो सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, कि लाइक एक पैराग्राफ टैग तो डिफरेंट उसमें जितने भी लाइक पैराग्राफ टैग्स होंगे, अगर एक हेडिंग टैग है तो उसको जितने भी हेडिंग टैग्स होंगे, ठीक है, वो सब उसके एडजेक्टेंट सिबलिंग्स कहलाते होते हैं। तो इस तरह की सिलेक्शन क्या होती होती है, एडजेक्टेंट सिबलिंग सिलेक्टर कहलाती होती है। इसमें जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें इस कॉम्बिनेटर्स में क्या यूज होता है, प्लस का साइन यूज हो रहा है, ये आपने याद रखना। फिर आते थे जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। जनरल सिबलिंग जो सिलेक्टर है वो आपका क्या कर रहा होता है, सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट दैट आर द सिबलिंग ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, कि जितने भी उसके सिबलिंग्स होंगे, ठीक है, उन सबको क्या कर देगा, वो स्पेसिफिकली उसको उनको सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, जिस तरह ये कौन सा है, डिव और फिर टिल साइन और ये इसका पैराग्राफ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी जितने भी सिबलिंग्स होंगे वो उन सबको सिलेक्ट कर देगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सीएसएस पुसीडो क्लास। ठीक है, पुसीडो क्लास से पहले आप यूज़ कर चुके हुए हो, बस आपको इसका नाम नहीं जानते थे, नाम इसलिए नहीं जानते थे कि सीएसएस आपने एंकर टैग पढ़ा था। ठीक है, एंकर टैग क्या होता है कि डिफरेंट जो लिंक्स होते हैं उन पर हम जो है वो एंकर टैग लगाते होते हैं, ए टैग जिसको हम बोलते होते हैं। ठीक है, अब उसमें हमने 4 स्टेट पढ़ी थी कि लिंक एक विजिटेड होता है, एक क्या कहते हैं अनविजिटेड होता है, एक माउस ओवर होता है और एक सिलेक्टेड होता है। ओके, तो इन सब के ऊपर जो डिफरेंट स्टेट्स पे हम को क्या कहते हैं इन पे कर सकते हैं। लाइक अगर आपका लिंक जो है वो अनविजिटेड है, ओके, तो सबसे पहले जो आपका जो अनविजिटेड होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपका जो एंकर टैग है आप उसमें कोलन लगा के इस तरह लिंक लिख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या आपका ये शो कर रहा है, ये आपका अनविजिटेड लिंक की जो क्लास है वो उसको शो कर रहा है। तो अब इसके अंदर आप जाके कोई भी स्टाइलिंग आप करना चाहते हैं, चाहे उसको कलर चेंज करना चाहते हैं, उसको फोन चेंज करना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू चेंज, आपकी उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करना चाहते हैं, डॉटेड करना चाहते हैं, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लिंक है वो विजिट हो चुका हुआ है और विजिट होकर उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, ठीक है, आपकी मर्जी का कलर हो उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, एंकर टैग कोलन और इसी तरह उसके पे आप क्या कर देंगे, विजिटेड की पुसीडो क्लास जो है वो आप इस पे लगा देंगे, देन उसका वो जो कलर होगा वो चेंज होगा। इसी तरह माउस ओवर जो लिंक है वो क्या है कि माउस ओवर यानी कि माउस ओवर का मतलब जब आप होवर करते होते हैं, ठीक है, होवर करते हैं तो उस पर जो कलर होगा उसका जो आप सेट करना चाहें वो आप उसका वो कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने लिंक को सिलेक्ट कर लिया है तो वहाँ पे आपने क्या पुसीडो क्लास यूज करनी है, एंकर कोलन एंकर टैग, ठीक है, ए, ठीक है, कोलन, और उसके बाद क्या आपने यूज़ करना है एक्टिव। ठीक है, कि एक्टिव आपको बता रहा है कि ये आपका सिलेक्ट हो चुका हुआ लिंक और सिलेक्ट होने के बाद जो है वो आपका जो है कलर क्या शो होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये वाला सब छोड़ दें, ये आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद ओके, CSS फर्स्ट लेटर प्रोसीडो एलिमेंट। ठीक है, अब फर्स्ट लेटर प्रोसीडो एलिमेंट ये वाला और फर्स्ट लाइन प्रोसीडो एलिमेंट। ठीक है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। अब डिफरेंट तरह के प्रोसीडर्स हमारे पास क्लासेस होती हैं और प्रोसीडो एलिमेंट्स भी होते हैं जो हम अपने CSS में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है प्रोसीडो फर्स्ट लाइन प्रोसीडो एलिमेंट। ठीक है, अगर आपका कोई भी पैराग्राफ है फर्स्ट, ठीक है, अगर आप उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें आप डिफरेंट तरह की आप चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें हम CSS की जो फर्स्ट लाइन प्रोसीडो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है आप उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आप उसको फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो, उसका कलर चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो, वर्ड स्पेसिंग ये जितनी भी लिखी हुई है आप ये सब चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वो उसके लिए आपके पास क्या होगी,
प्रॉपर्टी आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। किस तरीके से कि आपने जो आपका पैराग्राफ टैग हो यानी कि जो आपका सिलेक्टर है, ठीक है, आपने वो लिखा और उसके बाद डबल कॉलन लगाना। पीछे हम प्रोसीडो क्लास में सिंगल कॉलन लगाए थे, यहाँ पे क्या है डबल कॉलन। उसके बाद क्या है फर्स्ट लेटर, ठीक है, यानी कि उसकी जो प्रोसीडो क्लास है उसकी जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, उस फर्स्ट लेटर पर क्या कर दो आप कलर चेंज कर दो, उसका फॉन्ट साइज जो है वो आप चेंज कर दो, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट लेटर के अलावा आप फर्स्ट लाइन भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नीचे आई थिंक है भी फर्स्ट लाइन की क्या ऊपर थी कि आपके जो CSS में ये फर्स्ट लाइन, ठीक है, तो इस तरह आप फर्स्ट लाइन को भी जो अगर आप चेंज करना चाहते हो, जो आपका समझ ले कि ये आपका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि ये जो पहली लाइन है ना इसकी, ये इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसका जो है वो फॉन्ट स्टाइल भी चेंज होता है, तो आप इस तरीके से प्रोसीडो क्लास जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास इसके बाद आता है CSS की और भी डिफरेंट जो प्रोसीडो क्लास एलिमेंट्स है वो उनको भी हम बारी बारी एक दफ़ा जो है वो सबको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे प्रोसीडो एलिमेंट एंड CSS क्लासेस, ठीक है। CSS क्लासेस क्या होती हैं आपने शायद हमने ऊपर पढ़ी होंगी कि CSS जिस तरह एक ID होती है उसी तरह हम एक क्लास भी बनाते होते हैं, हम क्लास भी दे सकते होते हैं। क्लास क्या होती है कि आप इसकी अगर सिंपल एग्जाम्पल लें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एक स्कूल है उसमें डिफरेंट क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है, हर क्लास का एक एक नाम होता है, ठीक है। और ID क्या होती है कि हर क्लास में बच्चे को एक डिफरेंट ID दी जाती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ क्लास होती है और एक ID जो होती है ये इस तरीके से काम कर रही होती है हमारे पास, ठीक है। क्लास यानी कि एक यूनिक नेम आप अपने किसी भी टैग को दे सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट मस्ट बी यूनिक क्योंकि आप डिफरेंट टैग्स को एक ही क्लास का नाम दे सकते हो, लेकिन जो ID होती है वो आपने एक टैग को एक ही ID देनी है, आप वही ID दोबारा किसी और टैग को नहीं दे सकते, ओके। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द CSS क्लास एंड CSS ID। मैंने ID आपको थोड़ी सी रिवाइज करवा दी थी, ठीक है। अब मल्टीपल प्रोसीडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। देयर आर सीरियल प्रोसीडो एलिमेंट कैन आल्सो भी कंबाइन के डिफरेंट, आप अगर प्रोसीडो एलिमेंट को आपस में कंबाइन भी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि मल्टीपल प्रोसीडो एलिमेंट को आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हो, देखो जैसे आपने पहले क्या कर रहे थे कि फर्स्ट लेटर को आप इस तरह चेंज करने के लिए ये कर रहे थे और फर्स्ट लाइन को आप चेंज करने के लिए ये अलग-अलग दो ले रहे थे, ठीक है। अब द CSS बिफोर प्रोसीडो एलिमेंट, ठीक है, ये कौन प्रॉपर्टी आपके पास क्या कर रही है, ठीक है। द CSS बिफोर एलिमेंट कैन यूज टू इंसर्ट सम कंटेंट बिफोर द कंटेंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कि जो आपका जो कंटेंट ऑफ द एलिमेंट है उससे पहले अगर आप अपना कुछ डाटा डालना चाहते हो तो वहाँ पे CSS की बिफोर प्रोसीडो एलिमेंट जो प्रॉपर्टी होगी वो ये करेगी। आपने इन सब को प्रैक्टिकल करके चेक करना है, ये नहीं है कि आप इसको बगैर ऐसे ही प्रैक्टिकल किए छोड़ दें क्योंकि टाइम नहीं होता और CSS बहुत बड़ा है और अगर इसको मैं समझाने बैठूँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आज आपको जो ज़रूरी होगा वही प्रैक्टिकल के लिए दिखाऊंगी। अगर ये तो आप जस्ट थ्योरेटिकली भी कर लेंगे तो आपको पेपर के लिहाज से जो है ये प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है CSS आफ्टर प्रोसीडो एलिमेंट, ठीक है। द आफ्टर प्रोसीडो एलिमेंट कैन बी यूज टू इंसर्ट सम कंटेंट आफ्टर द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। कोई एलिमेंट के जो एक्चुअल कंटेंट के बाद अगर आप कोई कंटेंट डालना चाहते हो ना, समझ लो कि आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, अब इस पैराग्राफ को बहुत आगे जाकर आपको पता चला कि इसके एंड पे जो है वो आप अपना कोई एलिमेंट है वो डालना चाहते हो, ठीक है, कुछ और टेक्स्ट डालना चाहते हो, तो आप प्रोसीडर आफ्टर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो जो है वो आप इसकी डाल सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि आपके पास जो प्रोसीडो एलिमेंट आता है CSS सिलेक्शन प्रोसीडो एलिमेंट, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ हो रहा है कि CSS सिलेक्शन प्रोसीडो एलिमेंट मैचेस अ पोर्शन ऑफ एन एलिमेंट दैट इज सिलेक्टेड बाय अ यूज़र, कि जो आपका जो पहले का जो सिलेक्ट हुआ वो होगा एलिमेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा डिफरेंट पोर्शन को आपस में क्या करेगा वो मैच करने के लिए यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो CSS जिस प्रॉपर्टी अब यहाँ पे जो उन्होंने बताया हुआ कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है मैच कर रहा है आपका जो कलर है और जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। इन दोनों को जो डिफरेंट सिलेक्शन करके एलिमेंट कर वो मैच करें कि इसका कलर यही है और उसका जो बैकग्राउंड कलर यही है, मैच है या नहीं है, ठीक है। फिर CSS क्लास, ठीक है, ये हमने पीछे नहीं पढ़ा हुआ था, पीछे इसके बारे में बात आई थी तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दिया था कि CSS क्लास क्या होती है, लेकिन अब मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि क्लास क्या होती है। CSS क्लास इस तरीके से एग्जांपल अपने ले सकते हैं कि हम हर अपनी जितनी भी आपके पास होती हैं ID हमने पढ़ा था कि हर अपने एलिमेंट को हम अपने स्पेसिफिक एक नाम दे सकते हैं, खुद से एक नाम दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हेडिंग टैग है तो कितनी दफ़ा जो है वो यूज़ हो सकता है आपकी क्या कहते हैं एक वेब पेज में एक, ठीक है, और एक पैराग्राफ टैग तो कितनी दफ़ा वो यूज़ होगा आपके वेब पेज पे, राइट। ये तो एक है ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हर एलिमेंट को हम एक स्पेसिफिक एक यूनिक ID दे देते थे, ठीक है। तो अब अगर और ये था कि ID की एक स्पेसिफिक बात थी कि ID आपने यूनिक देनी है, आपने अगर आप पिछले वाले को ID 1 दिया तो नेक्स्ट वाले को आप 2 दोगे, आप वापस 1 नहीं दे सकते, ये दिस वन इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी, ID इज़ अ यूनिक, मस्ट बी यूनिक, ठीक है। लेकिन जो क्लास होती है, ठीक है, क्लास क्या होती है कि क्लास आप एक से ज़्यादा एलिमेंट को एक साथ जो है वो दे सकते हो, ठीक है। इन अ क्लास इज़ अ टाइप ऑफ सिलेक्टेड द डॉट सेलेक्ट क्लास
स्टाइल ऑल द एलिमेंट विद स्पेसिफाई एलिमेंट एट्रीब्यूट वैल्यू। अच्छा, अब आपने क्लास तो बना दिया, ठीक है। आपने एक टैग के अंदर किस तरीके से आप देते हो, तो सिंपल, अगर इस टैग को मैं अगर अपनी एक क्लास देना चाहती हूँ तो जैसे हम आईडी देते थे उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, क्लास लिख दिया, क्लास इक्वल्स टू और उस क्लास का नेम दे दिया, मैंने इसको IMP दे दिया। अब इसको अगर मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ अपने CSS के अंदर, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे कि कितनी सारे जो डिव टैग, यहाँ पे डिव टैग को भी इन्होंने क्या कहते हैं IMP इम्पोर्टेड के नाम से लाइक के नाम दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्लास उसको वही नाम दिया हुआ है, यहाँ पे भी, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स को आप जो है सेम नेम ऑफ द क्लास जो है वो आप दे सकते हो। ये इसके लिए यूज़ होता है कि समझ लो कि आपने इस पर भी वही स्टाइलिंग करनी है और इसमें भी सेम स्टाइलिंग आपने वही करनी है, तो आप बार बार दोनों के लिखने के बजाय आप एक ही इनको क्लास देकर और एक ही स्टाइलिंग कर लें, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और आप इस ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी स्टाइलिंग करूँगी मैं तो मैं इसको अच्छा, अपने जब ID सेलेक्टर को हम अपने CSS में कॉल करते थे तो हम क्या सिंबल यूज़ करते थे, है सिंबल, राइट। अगर हम CSS में क्लास को अगर हमने कॉल करना हो तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते होते हैं, डॉट यूज़ करते हैं। ये आपने याद रखना है, ID के लिए हैश होता है और क्लास के लिए डॉट यूज़ हो रहा होता है, ओके। फिर हम आगे जो नेक्स्ट है इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। मैं अपने VS कोड में आ गई हूँ। VS कोड में मैंने क्या किया है, मैंने अपनी एक हेडिंग लिखी है और एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या दे देती हूँ, एक क्लास दे देती हूँ, ठीक है। और क्लास क्या होती है, हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते हैं, तो इसको मैं कह देती हूँ माई क्लास, ठीक है। और इसको भी मैं वही सेम जो है वो नेम दे देती हूँ, ठीक है। ये मेरी क्या है, क्लास, और इसको भी मैं नाम दे देती हूँ माई क्लास का, ठीक है। अब मैंने डिफरेंट मल्टीपल टैग्स, अब ये मेरा मकसद क्या था कि मैं इन दोनों पे क्या करूँ, सेम स्टाइलिंग अप्लाई करूँ, ओके। मैं अपने CSS में आ गई। CSS में आने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। अब क्लास को कॉल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगर बाय नेम ऑफ क्लास हमने करनी है तो डॉट और फिर क्लास का नेम, ठीक है। मेरी क्लास का क्या नाम था, माई क्लास, राइट। फिर उसके बाद हमने उसी तरह वैसेज डालनी है और उसी तरीके से हमने कर लिया। मैं चाहती हूँ कि दोनों को सबसे पहले क्या हो, बैकग्राउंड कलर जो हो मेरे पास वो आ जाए मे बी लाइक आई सेड ब्लू, ओके। नेक्स्ट क्या आ जाए, दोनों का बॉर्डर हो मेरे पास, ठीक है, अलग अलग हो, ताकि मैं आपको दोनों का जो फ़र्क बता सकूँ। बॉर्डर हम रखते हैं सॉलिड ब्लैक 3 पिक्सल्स, ओके। इसके बाद जो है मैं इसको सेव करती हूँ और मैं रन करके देखती हूँ तो मेरे पास क्या आता है। तो ये देखिए, ये दोनों टैग्स में जो है मैंने जो स्टाइलिंग अप्लाई की थी वो क्या हुआ है, जो सिंपल है मैंने एक क्लास पे अप्लाई किया, लेकिन क्या हुई है, मैंने दोनों टैग्स पे हुई है। मेरी हेडिंग पर जो मैंने आप लगाई थी उस पर भी हुई है और जो मैंने पैराग्राफ लिखा था उस पर भी वो सेम स्टाइलिंग जो है मेरे पास अप्लाई हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे जो है वो नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट आगे हमें क्या बताया जा रहा है। CSS इमेज जो गैलरी है उसके बारे में जो है वो आप इससे पहले जो है वो पढ़ चुके हैं कि CSS इमेज गैलरी क्या होती है। इसके लिए इसके बारे में मैं मज़ीद जो है वो आपको नहीं बताऊंगी। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप ये जो WCS3 की जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको जो लिंक भी दिया गया है ये डालती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाके इसके बारे में मज़ीद जो है CSS गैलरी के बारे में आप पढ़ सकते हो, लाइक इमेज इंसर्ट करके आप गैलरी कैसे बनाते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि CSS नेविगेशन मेन्यू क्या होता है, ठीक है। नेविगेशन मेन्यू आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट पर जब आप जाते होते हो तो आप ऊपर आता है होम टैब आता है, कॉन्टैक्ट अस आता है और डिफरेंट जो वेबसाइट्स पर आपको ऊपर शो हो जाता है, आप उस पर क्लिक करते हो तो एक नया पेज आपके सामने खुल कर आ जाता है, ठीक है। तो वो कैसे आपने बनाना है तो वो आज हम बनाने लगे हैं। नेविगेशन बार जो होते हैं हमारे पास 2 तरह के होते हैं। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखे होंगे कि आपको अक्सर जो हॉरिजॉन्टली भी नज़र आ रहा होता है और वर्टिकली भी यहाँ साइड पे भी नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो हम दोनों तो देखेंगे दोनों बनाने का किस तरीके से देखें। अब सबसे पहले जो हमें नेविगेशन बनाने में बार बनाते हुए जो हम सबसे पहले देखते हैं तो आपको सबसे पहले जो हम बनाते होते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम अपने जो है VS कोड में आ जाते हैं। VS कोड में आने के बाद जो हमारे पास जो नैप बार होता है उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले जो एक टैग यूज़ करते होते हैं वो कौन सा टैग होता है, नैप टैग, ठीक है। नैप बार बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, एक नैप टैग, नैप का स्टार्टिंग और क्लोजिंग। अब हमने देखा था कि हमारे पास जो डिफरेंट जो हमारे पास जो हम देखते होते हैं होम टैब होता है और एक होम पेज होता है और एक फिर हम होम पे क्लिक करते होते तो एक होम का पेज आ जाता है। फिर हम अगर देखें तो टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज होता है, हम उस पर क्लिक करते होते हैं तो एक होम का टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं डिफरेंट जो आपके पास लिखे होते हैं दरअसल एक लिस्ट होती है, ठीक है। वो लिस्ट में आप कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम अपना डाटा जो है वो डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली है जिसमें जो लिस्ट आइटम है मैंने क्या क्या डाला है, एक होम डाला है, एक स्टडी प्रोग्राम डाला है, एक कॉन्टैक्ट डाला है, एक टर्म्स एंड कंडीशन का जो है वो मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद जो हम क्या करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये अभी तक जस्ट एक लिस्ट बनी है, लेकिन जब हम देखें वो तो एक लाइक एज ए बटन काम कर होता है ना, हम उस पर क्लिक करते हैं यानी कि उसके हमने एक लिंक होता है, हम क्लिक करते हैं तो एक और पेज खुल जाता है। तो यहाँ पे इस सारे में पीछे हमारे पास क्या काम कर रहा होता है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या काम कर रहा होगा, एक
एंकर टैग काम कर रहा होगा जिस पे हम क्लिक करेंगे और वो हमारे पास हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी जितनी भी जो लिस्ट हैं वहाँ पे मैंने भी इसे कॉपी किया हुआ और वही मैं पेस्ट कर देती हूँ कि जितनी भी जो मेरी लिस्ट है उन सब में मैंने क्या कर दिया, एक जो एंकर टैग्स है उनको ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, मेरे पास क्लिकेबल हो जाए कि जिस पे मैं क्लिक करूँगी तो वो मेरे पास क्या आ जाए, ये आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो एंकर टैग है तो जो ये फिर डिफरेंट पेजेस कर दिया, वो ये पेजेस आप डिफरेंट बनाएंगे, ठीक है। अगर अभी हमारे पास जो है वो पेजेस बने हुए नहीं हैं, जो हम नहीं जानते कि और हमारे पास वो पेजेस हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे सिंपल लिंक अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे जो है वो हैश भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ताकि इससे आपको याद रहे कि आपने यहाँ पर आगे जो है वो अपना जो देना था, अपना लिंक देना है। जब आप वो पेजेस बना लोगे ना तो उन पेजेस का यहाँ पर आप आके जो लिंक है HREF जिसको आप कहते हो, यानी कि उनका जो नेम होगा वो आप यहाँ पे आप कॉपी कर दोगे सिंपल एग्जैक्ट, तो वो आप उस पर क्लिक करते जाओगे तो वो आपका वो पेज है वो ओपन हो जाएगा, राइट। इसके बाद जो हम क्या करेंगे, अब तो हमने इनको क्लिकेबल यानी कि हम क्लिकेबल बना दिया है। एंकर टैग का मतलब ये मकसद यही होता है कि नेविगेशन के लिए हम इसको यूज़ करें, ठीक है। लिस्ट आइटम के अंदर हमने क्या डाल दिया, ये डाल दिया। अब जिसके बाद जो नेक्स्ट हम काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम अपने जाते हैं CSS में, क्योंकि अब बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया, अब हमने उसकी स्टाइलिंग करनी है कि जो हमारे जो नेविगेशन बार है वो दिखना कैसे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम उसकी जो स्टाइलिंग है उस पर हम चले जाते हैं, ओके। उसके लिए जो है हमें अपने जो हमारा जो CSS होता है, ठीक है, हमें उसमें जाना पड़ता है, ठीक है। हम अपने अब स्टाइलिंग करने लगे। CSS में जाने के बाद ये पिछला जो है वो लिखा हुआ उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो हम अपनी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, जो हमने बनाई थी उसमें हमने स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ वी को इस व्यू से ही वो जो है वो कॉपी करके जो है वो मैंने अपना डाल दिया है डाटा जो हमारे पास है, ठीक है। मैंने इसकी जो पैडिंग है वो भी क्या कर दी है, 0 पे कर दिया, और जो मार्जिन है यानी कि बाहर से उसका वो भी 0 पे कर दिया, ठीक है। और इसका जो मैं बैकग्राउंड कलर है वो और उसका जो कलर है वो मैं अपनी मर्जी से जो है वो सेट कर सकती हूँ, ठीक है। लाइक मैं अगर अपने नैप बार को ग्रीन कलर देना चाहती हूँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो मैं अपने बैकग्राउंड कलर जो है उसको ग्रीन रख सकती हूँ। जो कलर आप चाहें तो आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट में इसकी विजिबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है, तो हम टेक्स्ट का कलर भी जो है वो हम सेट कर सकते हैं। लाइक मैं अपने टेक्स्ट का कलर अभी वाइट रखती हूँ, ठीक है। अभी इतना विजिबल होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए आपके पास ये होम मेन्यू बना हुआ है, उसका कंटेंट आ रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है, और जो टेक्स्ट है क्योंकि एंकर टैग है तो एंकर टैग की वजह से इसका कलर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास कलर आ रहा होता है वही वाला जो कलर है वो आ रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो हमने प्रोसीडर क्लास पढ़ी थी, उससे हम उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने इस पर क्या करना है, मेरे पास जो है जो लिस्ट है वो क्या आ रही है, ठीक है, वर्टिकली आ रही है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है वो हॉरिजॉन्टली आ जाए, ठीक है। एक बात ये भी याद रखना कि नेविगेशन बार दो तरह के हॉरिजॉन्टली होते हैं और क्या होते हैं, वर्टिकली होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। 2 टाइप्स है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। वर्टिकली नेविगेशन बार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जिसके एंकर टैग्स होते हैं उसको डिस्प्ले क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं अपनी जो नेविगेशन बार को जो है वो हॉरिजॉन्टली दिखाना चाहती हूँ तो मैं उसके जितने भी लिस्ट आइटम होंगे उसकी डिस्प्ले क्या कर दूँगी, इन लाइन के तमाम के तमाम को क्या कर दो, इन लाइन क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही काम जो है आके वो करती हूँ, मैंने इनको डिस्प्ले इनलाइन किया। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्या आ गया है, एक लाइन के अंदर आ गया। अब हम इसकी मजीद स्टाइलिंग कर सकते हैं, लाइक मैं इसका कलर सेट करना चाहूँ, इसके बैकग्राउंड पे कुछ देना चाहूँ, तो एवरीथिंग जो है वो अब पॉसिबल है, ठीक है। जिस तरह मैं अब जितने भी जो मेरे जो लिस्ट आइटम है मैं इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं देना चाहती हूँ, डिफरेंट देना चाहती हूँ, ठीक है। मैं इन सब का बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट देना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट भी सेट कर सकती हूँ। इसके अलावा और डिफरेंट जो फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है, जो डिफरेंट स्टाइलिंग है वो आप कर सकते हो। अभी मैं अगर आपको इतना कुछ करके दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी जो है मेरे पास इतना जो है वो वक्त नहीं है, टाइम नहीं है कि मैं आपको उस तरीके से करके दिखाऊँ, ठीक है। ये आपने खुद जो है इसको सबको ट्राई करना। ये सिंपल है कि हमारे पास नेविगेशन बार बनाने का एक तरीका क्या था, ठीक है। एक सिंपल आपने एक नैव बार का टैग लिया, उसके अंदर आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, उसमें लिस्ट आइटम डाले और उसके जो स्टाइलिंग है वो आप क्या करते हो, उसकी CSS में करो। आप डिफरेंट तरह की इतनी बड़ी स्टाइलिंग कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से इसको 3D लुक भी दे सकते हो। तो ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। और आप खुद इसको ट्राई करो और आप खुद इसके आगे इसकी स्टाइलिंग आप करो, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी बताया गया कि जो आपके जो लिंक हैं उनको आप क्या कर सकते हो, जो फ्लोट लेफ्ट भी कर सकते हो, फ्लोट राइट भी कर सकते हो, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी उसको यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है इमेज ओपेसिटी। इमेज ओपेसिटी किसके लिए यूज़ होते हैं कि आपने अक्सर देखोगा आपकी जो इमेज होती है आप उसको कभी कम करना चाहते हो, कभी ज़्यादा करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते होते हो, आप इमेज ओपेसिटी
प्रॉपर्टी जो होती है वो आप उसको यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। अब ओपेसिटी के लिए जो कोई भी अगर आपने एक इमेज ली हुई है और आप चाहते हो कि उसको थोड़ा सा ब्लर कर दो, थोड़ा सी उसकी विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कम कर दो, या थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी उसकी ज़्यादा कम करने के लिए बेसिकली ये यूज़ हो रहा होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, ओपेसिटी की यूज़ करते हैं। ओपेसिटी आपने लिखा हो, जितनी आप ओपेसिटी सेट करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो। ओपेसिटी जो होती है हमारे पास 0.1 से लेकर जो है, यानी कि 0 से लेकर 0.1 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। ये इसकी रेंज होती है। ये यहाँ पे ये बताया गया है कि इसकी जो प्रॉपर्टी वो रेंज कहाँ से 0.0 से लेकर 1.0 तक इसकी जो है वो रेंज हमारे पास ओपेसिटी की होती है, ठीक है। अब हम इसको एक प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। उसके लिए जो है हम अपने VS कोड में चलते हैं। VS कोड में आके जो है मैंने अपनी जो एक इमेज है वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इमेज इंसर्ट करने के बाद मैं इसके स्टार्टिंग पे आती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि अब मेरे जो इस इमेज की है वो क्या आ जाए, जो ओपेसिटी होती है वो हमने पढ़ा था 0 से लेकर 1.0 तक की इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये थोड़ी सी ब्लर हो जाए, हाफ मुझे शो हो, तो मैं इसकी क्या कर दूँगी 0.5 कर देती हूँ। तो इसकी हम ट्रांसपेरेंसी पे इफेक्ट देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए कि मेरे पास जो इमेज है वो थोड़ी सी क्या होगी, ब्लर आ गई, ठीक है। अगर मैं इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है अपने इस की वो 1 रख देती हूँ, ठीक है। अब हम इसकी ज़रा 1 रख के देखते हैं तो हमें जो है वो क्या इफेक्ट जो है वो शो होता है। तो आप ये देखें कि ये बिल्कुल विजिबल होगी है, ठीक है। कि 1 पे क्या होती है कि जो आपकी बिल्कुल विजिबल हो जाती है, और 0 पे वो हाफ आपको विजिबल शो हो रही होती है। और सिंपल अगर मैं 0.0 उसकी अगर मैं विजिबिलिटी कर देती हूँ, यानी कि आपकी इमेज क्या होनी चाहिए, अब आप खुद बताएंगे वो क्या होगी, आपको बिल्कुल भी जो उसकी जो विजिबिलिटी है वो देखिए ख़त्म हो गया, इमेज बिल्कुल गायब हो गई है, ठीक है। इस तरह आप 0 से लेकर इसके दरमियान कहीं भी इसकी जितनी आप विजिबिलिटी चाहते हो, आप उतनी विजिबिलिटी जो है वो आप इसकी सेट कर सकते हो, ठीक है। बस आपने ये रखना है, याद रखना है कि जो इसकी जो वैल्यू की जो रेंजेस है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही होती हैं, वो 0 से लेकर 1.0 तक जो है वो उसकी रेंज जो है वो लाई कर रही होती है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम आगे चलते हैं कि आगे हमें क्या बताया गया है, ये सारा वो ये CSS इमेज स्क्रिप्ट्स, ठीक है। CSS इमेज स्क्रिप्ट्स में क्या होता है कि आपको जस्ट इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत है और आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एन इमेज स्क्रिप्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इमेज पुट इनटू अ सिंगल इमेज। अ वेब पेज विद एंड मेनी इमेजेस कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू लोड एंड जनरेट अ मल्टीपल सीरियल रिक्वेस्ट। क्या होता है कि आप कोई भी वेब पेज पे अगर आप बहुत सारी इमेजेस आप यूज़ कर लेते हो तो वो लोड करने में बहुत टाइम ले रहा होता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते होते हैं, इमेज स्क्रिप्ट यूज़ करते होते हैं। इमेज स्क्रिप्ट क्या करता होता है कि आपके डिफरेंट जो इमेजेस की जो कलेक्शन होती थी उसको सिंगल इमेज के तौर पर स्क्रिप्ट कर देता होता है, ताकि जो लोडिंग टाइम है वो आपका वेब पेज का वो क्या हो, वो आपका स्क्रीन टाइम जो है वो लोडिंग का सर्वर जो आपको ले रहा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्रिएट ए नेविगेशन बार। हम नेविगेशन बार को क्रिएट कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है CSS मीडिया टाइप। मीडिया टाइप क्या होता है, सम CSS प्रॉपर्टी डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ मीडिया, ठीक है। कि लाइक कुछ स्पेसिफिक टाइप की मीडिया हमारे पास बनी हुई है। अब क्या होता है कि अगर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास अगर आपके पास एक आपने वेब पेज बनाई है, आप उसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो, यानी कि आप अपने चाहते हो कि आपका जो है टैब में उसका कुछ और टैब के मुताबिक वो अपने स्क्रीन साइज़ को सेट कर ले, लैपटॉप के टैब मुताबिक आपकी स्क्रीन साइज सेट हो जाए आपकी वेब पेज का। तो वहाँ पे इस टाइप के मीडिया डिफरेंट टाइप की जो मीडिया क्यूरीज होती हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। अब जो डिफरेंट मीडिया क्यूरीज है उनमें जो पहली हम मीडिया क्यूरी जो हम पढ़ने लगे हैं वो कौन सी है, ऐड मीडिया रूल, ठीक है। ऐड मीडिया रूल क्या करता है कि अगर आपने अपने वेब पेज पे कुछ लिखा है और अगर उसको प्रिंट किया जाए, ठीक है, तो बेसिकली ये सिंपल सी बात है कि जो आपके वेब पेज पे लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, वो बहुत बड़ा लिखा होता है, ठीक है। जब आपके प्रिंट होता है तो वो बहुत छोटा होता है। अगर आप अपने प्रिंट करने पर आप अपनी जो उसकी विजिबिलिटी, उसका फॉन्ट साइज अगर चेंज करना चाहते हैं, उसका फैमिली क्या कहते हैं फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो, तो ये सब है वो ऐड मीडिया स्क्रीन वाली क्यूरी के जरिए जो है आप इसको सेट कर सकते हैं। सिंपल आपने ऐड लिखना है मीडिया स्क्रीन और जिसका आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक आप अपने एक पैराग्राफ का चेंज करना चाहते हैं तो आप वो उसको लिख सकते हैं, ये इसका स्टार्टिंग है और इसका क्लोजिंग है, और ये पैराग्राफ लेगा स्टार्टिंग और पैराग्राफ लेगा क्लोजिंग। आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, सेम और सिंगल इसी तरीके से होता है। और इसके अलावा ये डिफरेंट तरीके से की है, आपको इतना इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ज़्यादा आती भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हमारा जो ये लेक्चर है वो एंड होता है और इसके साथ साथ जो हमारा जो CSS है, ठीक है, वो भी एंड हो रहा है, ठीक है। और जो ऊपर जो हमने छोड़े हैं ना HTML एट्रीब्यूट, यहाँ पे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आते भी थोड़ा कम ही है, ठीक है। जो हमने ऊपर मेन पढ़ा है, जो हमारे पास मेन CSS में ज़्यादा जो आता होता है वो नेविगेशन बार हो गया, फॉर्म हो गया, ID होगी, क्लासेस हो गए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो एंकर टैग वो कैसे काम कर रहा होता है, इसके अलावा और हमारे पास छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, टेबल्स हो गए, टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा आते होते हैं, ठीक है। तो ये बस कि ये चीज़ें तो ये थोड़े कम चांसेस होते हैं इनके आने के, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।